रामपुर नाम के गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे। उनका एक बेटा था, नाम था रमेश। उसे कॉलेज भेजा गया पढ़ाई के लिए। कॉलेज में वो अनामिका नाम की एक गरीब लड़की से प्यार करता है और उसे शादी करके सीधा घर ले आता है। शारदा और उसके पति अपने बेटे के गले में फूलों का माला देखकर हैरान रह जाती है। माँ, पिताजी, ये अनामिका है। ये बहुत गरीब है। मैं इसे पसंद करता हूँ और प्यार करता हूँ। आप लोगों से कहता तो नहीं मानते, इसीलिए मंदिर में शादी करके ले आया। बेटे की बातें सुन के वो सदमे से बाहर निकल आते हैं। शारदा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इससे पहले कि वो मुंह खोलती, उस बीच प्रसाद घुस के कहने लगते हैं, शारदा, यहाँ नहीं, पूरा गांव देख रहा है। कुछ कहना ही है तो घर के अंदर जाके कहो। पहले इन दोनों का आरती उतारो और दोनों को घर के अंदर ले आओ। क्योंकि प्रसाद ने कहा, इसीलिए उसका मन ना चाहते हुए भी अपनी पति की बातों को वो टाल नहीं पाई। क्योंकि पूरे गांव वालों के सामने हंसी का पात्र नहीं बनना था, इसीलिए शारदा अंदर जाती है और सारे रीति रिवाज निभाती है। बेटे और बहू को मुंह दिखाई के रकम भी दिए और घर के अंदर ले आई। उसके बाद वो जाके उस आग को पेड़ के नीचे फेंक आती है। आस पड़ोस के लोग जो उन्हें घूर घूर के देख रहे थे, अपना गुस्सा शारदा उन पे निकालने लगती है। क्या हुआ? कोई अजूबा हुआ क्या मेरे घर में, जो इतनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के यहाँ पर देखे जा रहे हो? तुम लोगों की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दूंगी ताकि आंखें फटी की फटी रह जाए। जब देखो तो लोगों के घर का स्वाद चखने आ जाते हो। भगवान करे कि तुम्हारी आंखें कौवे ले जाए। इस तरह से कहकर चीखम चिल्ली करके वो अपने घर के अंदर चली जाती है। रमेश और अनामिका वहाँ पे खड़े थे। अनामिका डर के मारे कांप रही थी। तभी शारदा गुस्से से कहने लगती है, मैंने पढ़ाई के लिए भेजा था और तुमने क्या किया? एक अनजान लड़की को शादी करके सीधा घर लेकर आए। माँ, इसका नाम अनामिका है। भले ही इसका कोई जायदाद नहीं है, ये गरीब है, पर इसके स्वभाव को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं इसे प्यार करता हूँ और ऐसी परिस्थिति हुई कि मुझे शादी करनी पड़ी। ऐसी गरीब लड़की अमीर लड़कों को फंसा के शादी करती है, मैंने बहुत सुना है। कुछ बहाना मारेंगे और फिर चोरों की तरह शादी करेंगे, ऐसे देख रखा है मैंने। नहीं माँ, अनामिका ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। अब मैं अंदर जाऊँ क्या? रुको बेटा, मेरे घर पे ऐसी बहू आएगी जो घर पे बहू बनने के लायक नहीं, तो कैसे चलेगा? शारदा की ऐसी चुभन भरी बातें सुन के अनामिका वहीं पे रोने लगती है। ये देखकर रमेश को बहुत बुरा लगा। प्रसाद को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। तभी वो जल्दी से शारदा से कहने लगे, देखो शारदा, उसके अतीत के बारे में जान के हमें क्या होगा? अब से वो ये घर की बहू है, हमारी बहू है। हमारे बेटे ने इस लड़की से शादी की है, अपनी पत्नी का दर्जा दिया है। फिर ऐसी बातें करने से क्या फायदा बताओ? माँ, सच मानो, अनामिका बहुत अच्छी लड़की है। वो तुम्हारी और पिताजी की अपने माता पिता जैसे ख्याल रखेगी। अब बाप बेटे एक हो गए और मुझे अकेला छोड़ दिए। एक बात उसे अच्छे से समझा दो, वो मेरे सामने ना आए। गुस्से में ऐसा कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। प्रसाद बहुत स्नेह के साथ अपनी बहू को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद रमेश और अनामिका अपने कमरे में चले जाते हैं। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन अनामिका शारदा को चाय देती है, पर वो नहीं पीती है। वो चाय का कप नीचे गिरा देती है, पानी भी नहीं पीती है, ग्लास को तोड़ देती है। ये देखकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है। एक दिन शारदा अपने बेटे से अलग अलग रहने की बातें करने लगती है। क्या कह रही हो माँ? मैं और अनामिका अलग कैसे रह सकते हैं? क्या कह रही हो शारदा, तुम पागल हो गई क्या? बेटा और बहू अलग कैसे रह सकते हैं? वो हमारी बहू है, इस तरह से तुम कैसे कह सकती हो? होना पड़ेगा, वो मेरी बहू नहीं है। मेरी आंखों के सामने इस तरह से क्यों घूम रही है? मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ तो वो आता नहीं है, इसीलिए मैं अलग होने की बात कर रही हूँ। अभी हम कैसे अलग हो सकते हैं माँ? अनामिका गर्भवती है, उसके पेट में हमारा वंश पल रहा है। रमेश ने जब कहा अनामिका गर्भवती है, ये सुन के प्रसाद बहुत खुश होते हैं। पर शारदा ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। शारदा अपने बेटे और बहू को एक जगह ले जाती है जहाँ से वो जीविका चला सके। वो जगह सिर्फ पत्थर, मिट्टी और कांटों से भरे हुए थे। उसके बेटे और बहू कुछ कह नहीं पाए। उस जगह को साफ सुथरा करके जीविका चलाने लायक बनाने लगे। अनामिका एक तो गर्भवती थी, ऊपर से उन छोटे छोटे पत्थरों को उठा के वो फेंकने लगी ताकि उस जगह पे वो कुछ कर सके।
तभी एक रात रमेश और अनामिका, जिन्हें अपनी जीविका चलानी थी, वो खाना खाने के दौरान कहते हैं, कैसे भी करके इन सारे गिट्टी पत्थरों को हटा के इस जमीन को समान बनाना होगा ताकि हम यहाँ खेती कर सके। आप चिंता मत कीजिए, वैसे सासू माँ के नियम और शर्तों के अनुसार हम बैल या ट्रैक्टर से इस जमीन पे खेती नहीं कर सकते हैं, पर मैं आपको मदद करूंगी। ऐसा कहकर अगले दिन एक गर्भवती अनामिका अपने कंधों पर हल रखी और आगे आगे चलने लगी और पीछे पीछे रमेश हल पकड़ के चलने लगा। बहुत ही कष्ट से उन्होंने उस जमीन को जोता। ये देखकर शारदा कहती है, तुम बहू बन के मेरे आंखों के सामने खुश रहना चाहती हो, खाना चाहती हो और जीना चाहती हो, अब खुश रह के दिखाओ। शारदा व्यंग्यात्मक ढंग से कहती है। अनामिका और रमेश वहाँ पे नींबू की खेती करते हैं और शारदा वहाँ टमाटर की खेती करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। वहाँ नींबू की खेती अच्छे से हुई और फल भी अच्छे हुए। नींबू के पेड़ों को देखकर रमेश और अनामिका बहुत खुश हुए। नींबू की फसल देखकर मुझे लगता है कि इस बार हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। मुनाफा होगा तो अच्छा होगा ना अनामिका, हम सब सुखी रहेंगे। वो दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे। एक दिन अनामिका अपने बड़े नींबू को जब काट रही थी, उधर शारदा अपने खेत में टमाटर उगाई थी और वो सारे टमाटर धूप में सूख गए। शारदा को अनामिका दिखती है। गर्भवती अनामिका जब चाकू से नींबू काट रही थी, पीछे से शारदा भी एक बड़ा सा चाकू लेके आ जाती है। तब तक रमेश वहाँ आ जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ वहाँ आ रही है एक बड़े से चाकू से अनामिका की जान लेने के लिए। माँ, ये क्या कर रही हो? तुम मेरी पत्नी का जान लेने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं हम यहाँ रहे तो हमें कह दो, हम गांव छोड़ के चले जाएंगे। नहीं बेटा, जो गलती मैंने की है उसके प्रायश्चित के लिए मैं ये चूड़ी अनामिका को दे रही थी ताकि वो मुझे मारे। माफ कर दो अनामिका। उनकी ऐसी बातें सुन के उनमें बदलाव देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद सब मिलके एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में शारदा नाम की एक लड़ाकिन महिला रहती थी। उसके 2 बेटे थे, रमेश और रंगा। रमेश मैकेनिक का काम किया करता था और रंगा सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता था। रमेश के ही तनख्वाह से काफी दिनों से परिवार चलता आया है। रंगा की पढ़ाई के लिए रमेश ने बहुत पैसे खर्च किए ताकि रंगा अच्छा इंसान बन सके। और वही रंगा एक दिन घर आके अपनी माँ से बहुत गुस्से से बात करने लगता है। क्या हो गया तुम्हें, इतना गुस्सा दिखा रहे हो? बताओ। अब मैं क्या कहूँ, मैंने आपको बताया एक लड़की से मैं प्यार करता हूँ। मैंने आपसे कहा मेरी शादी करा दो, पर आपको कोई परवाह ही नहीं। भैया की शादी के बाद ही तुम्हारी शादी होगी ना? तो कितने दिनों तक मुझे इंतजार करना होगा? आप भैया से बात करो ना। उधर उसके लिए भी शादी के रिश्ते देखे जा रहे हैं। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती है तो भैया से बात कीजिए। जब शारदा और रंगा बातें कर ही रहा था, तभी रमेश वहाँ पे आ जाता है। रमेश भाई की सारी बातें सुन लेता है। रंगा भैया को देखकर बिल्कुल शांत हो जाता है। किसी को मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं, अभी के अभी वहाँ चलिए और जाके इसकी शादी की बात करके आइए। ऐसा कहकर रमेश अपनी माँ शारदा और भाई रंगा को लेके वहाँ के लिए निकलता है। रंगा का प्यार का नाम था वसुंधरा। वहाँ पे एक और लड़की थी जिसका नाम था अनामिका। अनामिका और वसुंधरा जुड़वा थे। वसुंधरा थोड़ी गोरी थी और अनामिका थोड़ी सांवली थी। इस वजह से उस घर में अनामिका को कोई पसंद नहीं करता था। सभी लोग वसुंधरा का बड़ा देखभाल करते थे, पर उसके पिताजी रविंद्र अनामिका के भला बुरा के बारे में सोचते थे। हमें ये रिश्ता मंजूर है, जल्दी हम शादी का बंदोबस्त करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरी एक छोटी सी विनती है। मेरी एक बेटी और है अनामिका, ये दोनों जुड़वा है। मैं दोनों की शादी एक साथ कराना चाहता हूँ। तब तक ये शादी नहीं हो सकती। जैसे ही अनामिका के लिए रिश्ता मिल जाता है, हम जल्द से जल्द शादी करा देंगे। तब तक थोड़ा इंतजार करना होगा। इस वजह से इन प्यार करने वालों को क्यों तकलीफ देना? थोड़ा बड़ा सोचिए। पहले मेरी भाई और वसुंधरा की शादी हो जाने दीजिए, बाद में जब मर्जी हो अनामिका की शादी कर दीजिए। नहीं बेटा, एक बच्ची के साथ न्याय और दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकता हूँ। दोनों की एक साथ ही शादी। ठीक है, फिर मैं आपकी बेटी अनामिका से शादी करूँगा ताकि शादी एक ही साथ हो सके। रविंद्र की बातें सुन के उन्हें शुरुआत में थोड़ा संदेह होता है, पर बाद में वो इस शादी को खुशी खुशी मान लेते हैं।
एक ही शुभ मुहूर्त में रमेश और अनामिका की, साथ ही रंगा और वसुंधरा की शादी हो जाती है। पर अनामिका को बहू के तौर पे शारदा को मंजूर नहीं थी। अनामिका के सांवले रंग होने की वजह से आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार बड़ी शर्मिंदगी भरी बातें करने लगे, जिससे शारदा को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए शारदा अपनी बहू अनामिका की परवाह ही नहीं करती। अनामिका से शारदा घर का सारा काम, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना करवाती थी और अपना गुस्सा भी निकालती थी। और अपनी छोटी बहू वसुंधरा को बड़ा लाड प्यार करती थी, क्योंकि वो अच्छा दहेज और उपहार ले आई थी, देखने में भी सुंदर थी। इसीलिए उससे सभी लोग बड़े ईर्ष्या करते थे। शारदा को अपनी छोटी बहू वसुंधरा पे बड़ा गर्व था। तभी एक दिन उनके घर में ऐसा हुआ कि शारदा कहने लगी, अरे अनामिका, कहा था ना कि कॉफी में थोड़ा कम चीनी डाला करो, पर तुम सुनते ही नहीं। जाओ एक अच्छी कॉफी बना के ले आओ। ठीक है सासू माँ। कुछ देर के बाद शारदा जो बिस्तर पे बैठी थी उसे अनामिका कॉफी लाके देती है। कॉफी पीते ही शारदा आग बबूला हो गई। वही कॉफी वो अनामिका के मुंह पे फेंक देती है। बिस्तर से उठ के वो अनामिका को पैर से एक लात भी मारती है। अरे कल मुही कहेंगी, कितनी बार कहूँ तुम्हें कि ऐसी हरकतें ना करो, जो कहती हूँ वही करो। तुम्हें कहा था कि चीनी कम डालो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो और चीनी डाल के लाई हो, बेवकूफ कहीं की। माफ कर दीजिए सासू माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। और अभी जाके अपनी देवरानी के लिए एक कप कॉफी बना के ले आओ, मुझे जाके उसे देना है। सुबह सुबह किसका मुंह देख लेती हूँ, दिन ही खराब हो जाता है। जाओ, मुंह क्या देख रही हो। ठीक है सासू माँ, अभी जाती हूँ मैं। अनामिका कॉफी बना के लाके देती है। शारदा कॉफी ले जाके अपनी छोटी बहू रानी को देती है। कॉफी के साथ साथ वो छोटी बहू की खूबसूरती की बहुत तारीफ करती है। वसुंधरा नींद से उठते ही लैपटॉप खोल के अपने काम में लग जाती है। बेटा, तुम नाश्ते में क्या खाओगी? नहीं सासू माँ, मैं बाहर जाके कुछ खा लूंगी, वैसे भी मेरी एक मीटिंग है। अरे धूप में मत जाओ, ज्यादा काली पड़ जाओगी। वैसे रात में कुछ स्पेशल बनाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए सासू माँ, लौटते वक्त मैं आपके लिए बिरयानी ले आऊंगी। पता है तुम मुझे बहुत पसंद करती हो। जाओ बेटा जाओ, अच्छे से काम करो। शारदा बाहर आती है और अनामिका से फिर से कॉफी बनवा के वो पीती है। फिर बाद में अनामिका से वो घर का सारा काम करवाती है। शारदा की कड़वी बातें और उसका टॉर्चर देखकर अनामिका बहुत सिसक सिसक के रोती है। ऐसे ही उनका परिवार चल रहा था। एक दिन अचानक से शारदा के पेट में बहुत दर्द होता है। उस वक्त अनामिका घर पे नहीं थी और सासू माँ को देखकर वसुंधरा चिढ़ गई। बेटा वसुंधरा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो। नहीं माँ जी, मेरी अभी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं एम्बुलेंस को फोन कर देती हूँ, वो आके आपको उठा ले जाएगा। ऐसा कहकर वसुंधरा चली गई। शारदा दर्द के मारे तड़पती रही और बर्दाश्त करती रही। ठीक उसी वक्त बाहर से अनामिका घर वापस लौट आती है। सासू माँ को उस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वो जल्दी से सासू माँ को अस्पताल ले गई। अस्पताल ले जाके वो सासू माँ की बहुत सेवा की। एक पल के लिए भी उसने सासू माँ को अकेले नहीं छोड़ा। अपनी बहू के अच्छे दिल को देखकर शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हें मैंने बहुत परेशान किया। आज पता चला तुम बहुत अच्छी दिल की लड़की हो। कैसी बातें कर रही हैं आप सासू माँ, आप मेरी माँ जैसी है, आप ऐसा ना कहिए। अनामिका के नेक दिल को देख के शारदा अपना सर झुका लेती है। उस दिन से शारदा खुशी खुशी अनामिका का देखभाल करने लगती है। वसुंधरा का परवाह करना बंद कर देती है और शारदा अनामिका एक साथ आनंदमय जीवन बिताते हैं।